हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का मैट्राइसिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि मैट्राइसिस क्या होता है और कितने टाइप्स के मैट्राइसिस होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस हो गया, रॉ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, और इसमें हमको पढ़ेंगे कि मैट्राइसिस कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ऑपरेशंस को हम किस तरीके से करते हैं वो सब भी हम देखेंगे, और मैट्रिसेस के ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस को समझने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि राम और टू फ्रेंड्स, राम और उसके दो फ्रेंड हैं। उनके पास क्या है, राम के पास 10 बुक्स है और 3 पेन है। ठीक है स्टूडेंट्स। और श्याम के पास 7 बुक्स है और 5 पेन है। और कृष्णा के पास 12 बुक्स है और 7 पेन है। ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं कि आप इनको एक ऑर्डर में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? आप इधर पे बना दोगे बुक्स, इधर बना दोगे पेन, इधर लिख दोगे आप नाम। जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, कृष्णा हो गया। ठीक है। राम के पास कितना बुक्स है? 10 बुक्स है और 3 पेन है। वही के श्याम के पास 7 बुक्स है, 5 पेन है। इसके बाद 12 बुक्स है, 7 पेन है। ठीक है ना। तो इसको हमने क्या किया, एक ऑर्डर में इसको बना लिया। इसको क्या किया हमने, एक ऑर्डर में लिख लिया कि भाई ये हमने यहाँ पे नाम लिख लिए, हमने यहाँ पे बुक्स लिख लिए, यहाँ पे हमने पेन लिख दिए। तो ये सिग्निफिकेंट टाइप का हो गया, एक रेगुलर फॉर्म में हो गया कि भाई राम के पास 10 बुक्स है, 3 पेन है, श्याम के पास ये है। तो अगर मैं इसी चीज को इस फॉर्म में लिख देता हूं, अगर 10, 7, 12, 3, 5, 7, समझ रहे हो ना। अगर हम इस चीज में एक्सप्रेस करें ना, तो इसी चीज को हम बोलते हैं मैट्राइसिस। ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी मैट्राइसिस हो गई। इसमें जो हॉरिजेंटली होती है, जो ये जो हॉरिजेंटल्स एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं रॉ। ये हमारा क्या है, रॉ है। रॉ हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रहता है। और कॉलम, जैसे आपके घर में, आपने घर पे देखा होगा, आपके घर में जो कॉलम है, वो कॉलम कैसे खड़े रहते हैं, एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं। ये हमारा घर है, तो हमारे कॉलम कैसे खड़ा है, स्ट्रेट खड़ा है। तो ये क्या होता है, ये हमारा कॉलम होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम। ये क्या है, हमारा कॉलम। ठीक है। ये हमारी मैट्राइसिस का फर्स्ट कॉलम है, ये हमारी मैट्राइसिस का सेकंड कॉलम है। ये हमारी मैट्राइसिस की फर्स्ट रो है, ये मैट्राइसिस की सेकंड रो है, ये मैट्राइसिस की हमारी थर्ड रो है। स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया कि मैट्राइसिस क्या होता है, मैट्राइसिस में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। जो रो होती है वो हॉरिजेंटली रहती है, और जो हमारे कॉलम रहते हैं वो हमारे साथ हमेशा जो वर्टिकल्स होते हैं, वर्टिकल नंबर होते हैं, उसको हम कॉलम बोलते हैं। इतना समझ में आएगा स्टूडेंट। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन लिखने चाहें कि मैट्राइसिस की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं मैट्राइसिस इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ना, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ठीक है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ये क्या है, ये एक तरीके का ये रेक्टेंगल में बन गया हमारा। अगर इस चीज को हम समझे तो हमारा क्या बन गया, ये रेक्टेंगल में बन गया ना। तो इस चीज को जब हम किसी नंबर को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में ऑर्डर करते हैं ना, प्लेस करते हैं, इसको हम बोलते हैं मैट्राइसिस। और इन नंबर जो है ना, इस नंबर को हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्स। मतलब हमारे ये जो नंबर है ना, ये जो हमारा 10 नंबर है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारा एलिमेंट है।
ठीक है, जहाँ हम कई सारे एलिमेंट्स को, एक नंबर को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैट्राइसिस। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। इसमें जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स रहते हैं उनको हम रो बोलते हैं, और जो हमारे वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया। अभी हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल में क्या होता है कि इसकी कोई वैल्यू होती है ना, कि इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 6 है। तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल का वैल्यू हो गया ना, साइज बताने के लिए। हमको कैसे पता चलेगा कितने बाई कितने का रेक्टेंगल है? तो उसकी हमको साइज पता चलेगा ना कि ये 6/4 का रेक्टेंगल है। समझ में आया ना? तो 6/4 क्या बता रहा है? ये 6 बता रहा है, ये इसका ये है, ये वाली लेंथ है 6, और 4 क्या बता रहा है? इसकी ये वाली लेंथ है। समझ में आया ना? इसी तरीके स्टूडेंट जो 6 बता रहा है कि ये इसका हॉरिजॉन्टल लेंथ है, और 4 बता रहा है इसका कि ये वर्टिकल लेंथ है। इसी तरीके से अगर जहाँ एक कोई मैट्राइसिस लेते हैं ना, अगर हम बात करें कि ये हमारी ABCDEF GHI, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर कितना रो है इसमें 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है। तो यहाँ पे लिखना पड़ता है, ये है, इधर लिखते हैं m/n। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पता है कि भाई m की वैल्यू, m क्या डिनोट करता है? m डिनोट करता है रो को, और n डिनोट करता है कॉलम को, कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इस मैट्रिक्स में। इस पर अच्छे से समझिएगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। जो फर्स्ट वाला होता है ना m, जो फर्स्ट वाला होता है वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड वाला हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी आपने मैट्रिसेस के लास्ट में देखा होगा 3/2, तो मतलब ये 3/2 का मैट्राइसिस है। ठीक है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है स्टूडेंट। ठीक है, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, इसका मैट्राइसिस, इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? ये कितने बाई कितने मैट्रिक्स है? इसमें क्या है, 3 रो है एंड 3 कॉलम है। तो इसी चीज़ को हम जब नंबर ऑफ m वैल्यू एंड नंबर ऑफ n वैल्यू को ही हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस, या हम बोलते हैं m/n। ठीक है स्टूडेंट, m/n मैट्रिक्स। सिंपली अगर हमसे कोई पूछे, अगर हमसे कोई पूछता है कि ये A इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बताइए इसका ये 3/3 लिखा है लास्ट में। हमसे पूछें कि इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर कितना है, तो हम क्या बोलेंगे? सर ये 3/3 का मैट्रिक्स है। देखिए, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर नहीं भी लिखा है, अगर यहाँ पे m/n लिखा है और हमको यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे नंबर फिक्स है, ये दोनों तरफ से क्लोज हो चुका है, और नंबर को हम एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो कितना रो है इसमें? 1 2 3 और 1 2 3 रो है, तो कितना हो गया? 3/3, क्योंकि पहले रो का वैल्यू लिखते हैं फिर हम कॉलम का वैल्यू लिखते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स क्या होता है रो, कॉलम और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं? कि ये मैट्रिक्सेस हैविंग m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, m/n ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं और आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर बताइए, जैसे कि मैंने अगर आपको एग्जांपल लिया a इक्वल्स टू 1 3 1 -1 एंड 0 2 4 6। ठीक है स्टूडेंट, इसके लास्ट में लिखा है 2 × 4। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट? 2/4। इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/4। 2 क्या बता रहा है कि इसमें रो कितनी है? कितनी रो है? 1 रो ये है, 1 रो ये है, 2 रो हो गया। 4 क्या बता रहा है कि इसमें कितने कॉलम है? तो 1 कॉलम ये हो गया, 1 कॉलम ये हो गया स्टूडेंट, 1 कॉलम ये हो गया स्टूडेंट, 1 कॉलम ये हो गया, 4 हमारे कॉलम हो गए। समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। और एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते थे? मैट्रिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड
वाई कैपिटल लेटर। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा हम जो हमारा मैट्रिसेस है उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? चलिए अभी हम देखते हैं, एक इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, इसी में बताना है मुझे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि ए इक्वल्स टू मेरे पास 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है, ए बी सी डी ये है। इसके बाद अगर मैं करूँ यहाँ पे तो 9 10 11 12 डॉट डॉट, ये हमारे पास एक मैट्रिसेस है। हमको इसमें ये नहीं पता ना ये कितने m/n की है, क्योंकि इसमें आगे भी वैल्यू है ना, तो हमको वैल्यू पता नहीं है कि ये कब जाके ये जो है ये क्लोज हो जाएगा, कितने नंबर्स के बाद, क्योंकि हमको m/n की वैल्यू नहीं पता। अगर हमको m/n की वैल्यू पता हुआ था कि अगर ये 4/4 है तो इसमें 4 रो और 4 कॉलम, तो इसमें एक रो और ऐड हो जाता, क्योंकि 4 कॉलम तो पहले से है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब ऐसा अगर मैट्रिक्स आता है ना, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं A इक्वल्स टू Aij m/n मैट्रिक्स। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या होता है ये। जो ये I होता है ना स्टूडेंट, I इक्वल्स टू होता है रो, ठीक है, और J जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, I ये I है, ये I रो वाला एलिमेंट है, ये कॉलम वाला एलिमेंट है। ठीक है, मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1 है, वो ये 1 कॉलम का कौन सा है, सबसे पहले वाले कॉलम पे बैठा हुआ है, और स्टार्टिंग भी रो का भी पहला यही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको बोलूँ, अगर मैं इसको A मानूँ और मैं बोलूँ कि भाई बताओ इसका I और J क्या है, EIJ क्या है, मतलब ये I का मतलब क्या है, रो, और इसका मतलब क्या है, कॉलम। मतलब ये जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है, मतलब A फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 क्या है, तो 2 हमारा क्या है, रो हमारा फर्स्ट ही है, एक ही रो चल रहा है ना, रो तो हमारा एक ही है, लेकिन एक कॉलम दूसरा हो गया, मतलब A1 लेकिन कॉलम क्या हो गया इसका 2, क्योंकि पहले क्या आता है हमारा M आता है, फिर हमारा N आता है। M क्या बताता है, रो, और ये क्या बताता है हमारा N क्या बताता है, कॉलम। अगर मैं बात करूँ 3 की, तो 3 क्या है, 3 जो हमारा है कॉलम, रो तो सेम ही है क्योंकि एक ही रो में बैठा हुआ है, पहले ही रो में बैठा हुआ है, लेकिन इसने कॉलम चेंज कर लिया। कॉलम क्या हो गया इसका, कॉलम इसका तीसरा हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 किस पे बैठा है, तो 4 किस पे बैठा है, A का, रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम इसका 4 हो गया। समझ में आया स्टूडेंट इस चीज को? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताइए ये जो A है, ये जो A डैश है, ये A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, ये A डैश किस पे बैठा है, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये A जो है ना वो सेकंड रो पे तो आ गया, सेकंड रो, लेकिन कॉलम क्या है इसका, कॉलम तो पहला ही है, तो A21 हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं V1 कहाँ बैठा है, तो V1 जो है रो तो दूसरी रो पे बैठा हुआ है, लेकिन कॉलम क्या हो गया उसका, कॉलम दूसरा हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं C कहाँ बैठा है, तो C दूसरी रो में बैठा हुआ है, लेकिन कॉलम क्या हो गया इसका, तीसरा हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं D कहाँ बैठा हुआ है, तो D दूसरी रो में बैठा हुआ है, कॉलम इसका चौथा हो गया। समझ में आया स्टूडेंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी आपको क्या दिया रहेगा, कुछ में आपको ये सिस्टम दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि इसकी मैट्रिसेस बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। समझ में आ गया? अगर मैं आपसे बोलूँ A11 क्या है, A11 का मतलब है कि ये पहला कॉलम और पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, और ये A2 का मतलब क्या है कि ये जो है A1 जो है, A जो है वो फर्स्ट रो के सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है कॉलम में। ठीक है, A3 क्या है, A13 क्या है कि ये फर्स्ट रो और तीसरे कॉलम पे बैठा हुआ है। समझ में आया स्टूडेंट मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको? आइए मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपके इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि
ये बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर ए आई जे इक्वल टू 1/2 i माइनस 3j। ठीक है स्टूडेंट, अभी देखो हमको यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक हमको कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स। अगर मैं आपसे 3/2 मैट्रिक्स की करूं तो उसमें रो कितना होगा, रो कितना होगा 3 होगा, और कॉलम कितना होगा इसमें 2 होगा। तो एक कॉस्ट हम ये लिख सकते हैं ना, 3 रो है तो A 1 A 1 2 और A 2 1 A 2 2 A 3 1 A 3 2। कितनी रो हो गई इसमें, 1 2 3, और कॉलम कितने हो गए 1 और 2। समझ में आया स्टूडेंट कि नहीं आया? अभी हमको क्या करना है, मैट्रिसेस को हमको पता चलेगी कि ये है हमारी A11 A12 A21 A32 A31 A32। समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट? आ गया ना? देखो अभी हमको क्या करना है, A11 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, A11 की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमको AIJ दिया हुआ है, AIJ इक्वल टू क्या दिया है 1/2 I माइनस 3j। इसकी हेल्प से A11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब क्या है कि जो I की वैल्यू है वो कितनी है 1 है, और J की वैल्यू कितनी है 1 है A11 के लिए। क्योंकि A11 को अगर हम AIJ से कंपेयर करेंगे तो I किसको रिपेयर, I बराबर 1 हो गया और J बराबर क्या हो गया 1 हो गया। इतना समझ में आया स्टूडेंट कि नहीं आया? आ गया ना? तो A11 की वैल्यू के लिए हम अगर इसमें पुट करें तो 1/2 I की वैल्यू क्या है A11 के लिए 1 है, माइनस 3 इंटू J की वैल्यू भी 1 है, तो कितना हो गया 1/2 1 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 और 1 कितना आ जाएगा -1। मतलब हमारा A11 का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया स्टूडेंट -1 आ गया। समझ में आया? चलिए अभी हमको क्या निकालना है, A11 का वैल्यू हमारा कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, अभी हमको निकालना है A12, अभी हमको क्या निकालना है A12 निकालना है। तो A12 कैसे निकलेगा, A12 में I की वैल्यू कितना है 1 है और J की वैल्यू कितनी है 2 है, तो फिर से उसी में पुट कर दो 1/2 किसमें I की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, -3 इंटू 2 हो गया, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 1 माइनस 3 2 6, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, -5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -5/2। मतलब हमारा A12 का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया, और A11 का भी आ गया। समझ में आया स्टूडेंट कि नहीं आया? आ गया ना? चलिए, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से दोबारा समझाने की बहुत अच्छी से कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी हम निकालना है A21। तो A21 में I की वैल्यू कितनी है 2 है, और J की वैल्यू कितनी है 1 है, तो फिर से हम इसे पुट कर दो 1/2 I था, I की जगह कितना आ जाएगा 2, 3 इंटू J की जगह कितना आ जाएगा 1। आप समझ रहे हैं ना, मैं इसको लेके इधर रख रहा हूँ, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ सारी, तो 1/2 2 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 1/2 -1। ठीक है, तो इधर -1 इतना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1/2। मतलब A12 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, सॉरी A21 का वैल्यू हमारा आ गया -1/2। ठीक है, अभी क्या बचा है हमको, अभी हमको A22 भी निकालना है। A22 कैसे निकलेगा, I की वैल्यू कितनी है इसमें 2 है, और J की वैल्यू भी इसमें 2 है, इसमें पुट करो I की वैल्यू 2 -3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1/2 ब्रैकेट में 3 2 जा 6, 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा -4, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 -2, वैल्यू कितना आ जाएगा इसका -2। मतलब A22 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, A22 हमारा आ गया -2। आया स्टूडेंट समझ में? अब हमको निकालना है A31। तो A31 में I कितना है हमारा 3 है, और J कितना है हमारा 1 है, तो अगर हम इसमें पुट करें 1/2 I की वैल्यू कितना है 3 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 ये हो जाएगा, तो A31 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। 3 में से 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, फिर 1/2 में किसी मल्टीप्लाई करो 0 का 0 ही आएगा। अभी हमारा लास्ट बचा है A32।
A32 को करेंगे तो 1/2, आई की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है, -3 इंटू जे की वैल्यू हमारी 2 है, 3 2 जा 6, 6 में से गया 3 तो बचा 3, तो A32 कितना आ गया हमारा -3/2 आया स्टूडेंट 3/2। अब आइए इधर आइए, आप इधर समझते हैं, ठीक है। अभी देखिए अभी इधर आइए, अगर मैं आपको बोलूं इसमें ही a1 इक्वल टू a11 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, a11 की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट्स बताओ, कितना आई थी a11 की वैल्यू हमारी, a11 की वैल्यू हमारी आई थी -1, ये आई थी हमारी a11 की वैल्यू -1, तो यहाँ पे a11 की जगह क्या रखना है -1 रखना है। a12 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, a12 की वैल्यू -5/2, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे a12 की जगह पे -5/2, ठीक है। अभी a21 की वैल्यू चाहिए हमको, तो a21 की वैल्यू कितनी आई थी, a21 की वैल्यू कितनी आई थी -1/2, तो इसकी जगह पे रख देंगे हम -1/2। फिर a22 की वैल्यू कितनी थी -2, तो इसकी जगह -2 रख देंगे। अभी a31 की वैल्यू कितनी थी, a31 की 0 थी तो 0 रख दिया। अभी a32 की कितनी थी -3/2, तो -3/2 रख दिया। ये हमको मिल गया इसका मैट्राइसिस 3/2। देखो 3/2 का ये ना, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो कितना हो गया 3/2 का ये मैट्राइसिस हो गया। आया स्टूडेंट समझ में कि नहीं आया? मैंने बहुत ईजी तरीके से बार बार आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए मुझे, आ गया ना। चलिए अभी हम इसके बाद बढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, और अगर हमको कोई ऑर्डर दिया हुआ है तो हम उससे कितने एलिमेंट्स बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, देखिए अगर हमसे कोई बोल दे कि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर 8 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स मतलब कि हमारे पास 8 नंबर है, ठीक है। जैसे कि 8 नंबर अगर हम मान लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमारे पास ये नंबर है, तो आप इनसे कितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बना सकते हो, कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस बना सकते हो, समझ रहे हो ना। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको मैट्रिसेस को कितने फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैं इसको बहुत डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसको आपको एकदम ईजिली बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, तो सबसे पहले आप ऐसे ही लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1/8 मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स को 1/8 मैट्रिसेस, क्योंकि इसमें रॉ कितना है, रॉ तो सिर्फ इसमें एक ही है, और कॉलम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1 2 3 4 और ऐसे नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो गया, इसमें रॉ कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 रॉ हो गया इसमें, और कॉलम कितना है, कॉलम तो इसमें एक ही है, तो कितना हो गया ये हो गया 8/1 का मैट्रिसेस, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अभी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू 8 नंबर है ना, तो 4 2 8 भी होता है, मतलब हम 4 रॉ ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। इसमें हमारा रॉ कितना है 1 2 3 4 y2 2 कॉलम हो गया। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4 2 8, ऑर्डर हमारा सेम ही है, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब A इक्वल्स टू, हमको इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना हो गया हमारा 2/4 मैट्रिसेस हो गया, ऑर्डर हमारा सेम है,
2/4, 4/2, ये है, तो तो हमारा से एलिमेंट तो हमारे सेम ही है ना, एलिमेंट्स उतने ही है हमारे। और हम और कितने तरीके से आप सोच के बताइए, और किसी तरीके से हम लिख सकते हैं क्या इसको, और किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या इन 8 एलिमेंट्स को? और किसी तरीके से हम एक उसमें लिख सकते हैं। एक तो हमने सिंपली एक रो में लिख दिया, एक कॉलम में लिख दिया, फिर 2 कॉलम और 4 रो में लिख दिया, और यहाँ पे हमने 4 कॉलम 2 रो में लिख दिया। इसके अलावा तो लिख नहीं सकते। तो स्टूडेंट जब हमको क्वेश्चन में दिया रहे कि इतने एलिमेंट्स है और आप उसको कितने नंबर में लिख सकते हो, तो कुछ नहीं करना आपको। आप जैसे आपको 8 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो आप ये देखिए कि 8 एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि वो वैल्यू चेंज ना हो। जैसे 1/8 तो 8 ही रहेगा, तो वो हो सकता है 1/8 का मैट्रिसेस हो जाएगा 1 × 8। ठीक है, 8 × 1 उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, 8 ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, अभी 8 का और क्या फैक्टर हो सकता है? 4 × 2 8 हो गया, तो 4/2 की भी मैट्रिसेस हो सकती है। 2 × 4 उसका भी मैट्रिसेस हो सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा आप और बताइए 8 का और क्या होता है? और तो कुछ होता नहीं है। 8 × 1 = 8 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया। इसके अलावा और 8 किसी टेबल में आता नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए, ये समझ में आ गया ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें नंबर पहला आता है हमारा, बहुत ईजी स्टूडेंट है, कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस क्या होते हैं? कॉलम मैट्रिसेस उसको बोलते हैं जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो। विच मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम। समझ में आया स्टूडेंट? वो मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो। जैसे A हो गया आपका 1 2 3। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये कितने ऑर्डर की हो गई? ये हमारा हो गया 3/1 ऑर्डर का, क्योंकि इसमें 3 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, अभी दूसरा हम आते हैं रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स सेम वही। जब कॉलम मैट्रिक्स में क्या था, जिसके पास एक कॉलम था उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, तो रो मैट्रिक्स उसको बोलेंगे। जिसके पास एक रो होगा उसको हम बोल देंगे रो मैट्रिक्स। जिसके पास क्या होगा, सिर्फ एक रो होगा। तो A क्या हो जाएगा? 1 2 3। ये क्या हो जाएगा? 1/3 की मैट्रिक्स हो गई। या फिर मैं एक एग्जांपल ले लें, A = 1 0 3 4। ये हो गया, तो ये कितना हो गया? 1/4 का मैट्रिक्स हो गया। रो तो एक ही है इसमें, ये भी रो मैट्रिक्स है हमारा। समझ में आया स्टूडेंट? अभी हम आते हैं आप पे स्क्वायर मैट्रिक्स में। नंबर तीसरा, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, अभी आप ही बताएंगे मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ये आपने पढ़ा है ना मैथ में, स्क्वायर क्या होता है? ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है? ये वाला वैल्यू भी कितना सेम रहेगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी वैल्यू, मतलब L भी हमारा क्या है? 2 है, और हमारा B भी इसका 2 है। मतलब L × B कितना हो जाएगा? 2 × 2। मतलब इसका ये हॉरिजॉन्टल भी सेम है और वर्टिकल भी सेम है। मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें M और N का वैल्यू सेम हो, M और N मतलब रो और कॉलम बराबर हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 0 3 0 4 5 7 8 0, ये कितने बाई कितने हो गई? 1 2 3, 3 रो हो गई इसमें, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। और इसमें सेम है, M और N की वैल्यू सेम है, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए, अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से आगे। अभी इसमें आता है, चौथा आता है इसमें डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बोला था ये स्क्वायर है। स्क्वायर में ये क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायगोनल्स।
ठीक है, तो वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स की वैल्यू 0 हो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे E इक्वल्स टू 4 0 0 0 5 0 0 0 6, मतलब ये हमारा डायगोनल है ना, तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर वाकई जो एलिमेंट्स 0 रहेंगे ना, इनको हम बोलेंगे, इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं आया आपको? चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी नंबर हम उस पे आते हैं 5 पर, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर 5 हमारा क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। सेम है, डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया ना, तो स्केलर मैट्रिक्स भी समझ में आ जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल वैल्यू है ना, डायगोनल एलिमेंट्स है, उनको छोड़कर बाकी 0 होना चाहिए। स्केलर में भी वही है कि डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी 0 होना चाहिए, लेकिन जो डायगोनल्स के नंबर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। कैसे? A इक्वल्स टू 1, चलो 4 0 0 0 4 0 0 0 4। समझ में आया आपको कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो सेम होना चाहिए, सेम नंबर के होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, तो इसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। बाकी जो एलिमेंट्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अभी इसके बाद आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत ईजी है, अभी जब आपको ये समझ में आ गया तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? देखो, अभी आपने डायगोनल मैट्रिक्स समझ लिया कि जिसमें भाई डायगोनल्स के नंबर को छोड़कर बाकी जो नंबर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? डायगोनल के नंबर को छोड़कर बाकी नंबर 0 होना चाहिए, लेकिन डायगोनल के नंबर सेम होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल को छोड़कर बाकी नंबर 0 होना चाहिए, लेकिन जो डायगोनल वाले नंबर है ना वो सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 से अगर अलग हो गए ना तो वो स्केलर मैट्रिक्स में आ जाएंगे अगर सेम होंगे, और अगर डिफरेंट होंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना आपको कि नहीं आ रहा? मैं अभी आपको तीनों का एक एग्जांपल दूंगा अच्छे से। तीनों का एक एग्जांपल ये है ना, देखो तीनों में सेम है, तीनों में सिस्टम सेम ही है। क्या है कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स 0 हैं। बस डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि भाई डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो है ना, डायगोनल वाले जो नंबर है ना वो अलग हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में अलग नहीं हो सकते, सेम हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 ही होना चाहिए। अगर 1 से अलग है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, वो स्केलर मैट्रिक्स है। और अगर वो नंबर भी अलग है, तीनों नंबर अलग है, तीनों एलिमेंट अलग है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है, वो स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें सबसे लास्ट वाला जीरो मैट्रिक्स। क्या? जीरो मैट्रिक्स नंबर 7। जीरो मैट्रिक्स आपको समझ में आ रहा होगा क्या है? वो मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स 0 हों, ऑल एलिमेंट्स 0, ऑल एलिमेंट्स आर 0, उसको हम बोलेंगे क्या? जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्राइसिस। समझ में आया स्टूडेंट कि नहीं समझ में आया आपको? क्या होता है, क्या है ये? बस अभी मैं आपको छोटे छोटे से अगर मैं आपको पूछूं कि अच्छा ये बताओ, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, कुछ ऐसे पूछ रहा हूं मैं, ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो आप ये बताइए कि इसका ऑर्डर क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डर समझते हो ना? m/n को हम बोलते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है? m/n क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं m/n क्या है? m क्या? रो कितनी है? 2, तो 2। कॉलम कितना है इसमें? 3, तो ये कितना हो गया? ऑर्डर अगर आपको पूछे तो m/n को हम ऑर्डर बोलते हैं, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 2/3। और आपसे पूछे कि एलिमेंट्स कितना है, तो कुछ नहीं करना है, जो हमारा ऑर्डर है ना हमेशा उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, कितने एलिमेंट है? 6। ये तो छोटा है तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो गया। समझ में आया ना? जब हमको नहीं गिनना है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 3/3, 3 3 जा 9, तो 1 2 3 4 5 6 9, वैसे भी आप गिन सकते हो। तो
जो नंबर रो और कॉलम है उनको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा इसका कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछता है भाई इसमें A11 की वैल्यू बताओ, A11 मतलब क्या है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है 1 है। अगर मैं पूछूँ A12 मतलब एक फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या है, इसकी वैल्यू कितना है 2 है। तो ये सब क्वेश्चंस अभी आएंगे आपके आगे, तो मैं उन सबको करवाऊंगा, कैसे करना है किस तरीके से करना है उन सब के बारे में देखेंगे। कल हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम आपका मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि हम मैट्रिसेस से कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप जाइए इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, समझिए। नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से और समझाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड थैंक यू सो मच।